तो चीनी भाषा के बारे में बता रहा था, मैंने जहां तक सुना है कि उसमें जैसे शब्द है ना, कोई शब्द अगर यहाँ प्रयोग हुआ है शुरुआत में, तो वो ये कुछ और हो जाएगा, उसका अर्थ कुछ और होगा। अगर उसके बाद प्रयोग हो गया, बीच में किसी और शब्द के बाद प्रयोग हो गया, तो उसका कुछ और अर्थ हो गया। फिर उसके बाद प्रयोग हो गया तो वहां पे कुछ और अर्थ हो गया। और ये भी सुनने में आता है कि वहां पे ना सबसे ज्यादा वर्णमाला में सबसे ज्यादा वर्ण चीनी भाषा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे कठिन भाषा भी चीनी भाषा है। लेकिन सबसे कठिन होते हुए भी सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं चीनी भाषा। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया, आदि हो सकता है, तिरा पर भी शब्दों के किसी प्रकार का विकार नहीं होता। कुछ उदाहरण जैसे तालेन, बड़ा, ठीक है, लेन ता, आदमी बड़ा है। अंगो तनी, मैं मारता हूं तुझको। नी तंगो, तुम मारते हो मुझको। ऐसा अर्थ होता है। चिन्ह उपयोग किए जाते हैं वहां शायद। चिन्ह उपयोग अब ये इतना मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वहां की भाषा का इतना मुझे जानकारी नहीं है, परंतु करे जाते होंगे। लेकिन जैसा मिलता है कि चिन्ह वगैरह ऐसा नहीं है, जैसे अभी यहाँ पे उदाहरण दिया है तालेन। इसमें संबंध तत्व वगैरह होते हैं सर? क्या क्या? इसमें कोई संबंध तत्व वगैरह नहीं होते हैं? नहीं, संबंध तत्व वगैरह ऐसा नहीं है। इसमें बस क्या जी। है कि स्थान विशेष से अर्थ बदलता है। जैसे हमारे अच्छा यहाँ पे अच्छा। संबंध हो जाता है, एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, परंतु यहाँ पर जी। जुड़ते नहीं है। स्थान विशेष से, जैसे तालेन है तो बड़ा आदमी हुआ, हाँ लेनता हो गया तो आदमी बड़ा है हो गया। जैसे दूसरे वाले उदाहरण में दिया है, मैं मारता हूं तुमको और तुम मारते हो मुझको। अब ये उल्टा सीधा करने पे उल्टा हो गया ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ विभिन्न काल इन सब जैसे तलई यह आता है, हाँ तलई लिया, लिया है, हाँ वह आया। इस प्रकार से इसका उदाहरण है ये। इतना बस हमें इतना याद रखना है कि अयोगात्मक भाषा के अंदर में हमारी चीनी भाषा। ठीक है, उसके बाद में योगात्मक भाषा देखिए। अयोगात्मक भाषाओं में अर्थ तत्व तथा संबंध तत्व में योग नहीं होता है। या तो यहाँ पर योग है, थोड़ा ये पुरानी किताब है ना, तो इसलिए कहीं कहीं पर शब्द मिट गए होंगे। या तो संबंध योग होता है। क्या क्या? योगात्मक में सर योग होता है ना, योगात्मक में नहीं होता। हाँ, तो वही है ना, अयोगात्मक भाषाओं में अर्थ तत्व और उसका संबंध का योग नहीं होता है। अयोगात्मक भाषा के बारे में बोला है ना। या तो जी जी। संबंध तत्व को आवश्यकता ही नहीं होती, संबंध तत्व की आवश्यकता ही नहीं होती, केवल स्थान क्रम से ही स्थान संबंध का पता चल जाता है। या संबंध तत्व रहता भी है तो वह अर्थ तत्व से मिलता नहीं है। इसके विरुद्ध योगात्मक जो भाषा है, अब योगात्मक भाषा के बारे में बता रहे हैं। भाषाओं में संबंध तत्व और अर्थ तत्व दोनों में योग होता है, अर्थात मिले जुले रहते हैं। जैसे मेरे घर आना, हिंदी का एक वाक्य ले, इसमें मेरे, मेरे में क्या है, में अर्थ तत्व है मैं, और वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। आ रही है, आ रही है सर। आ रही है। उनको नहीं आ रही थी। तो तथा संबंध तत्व, संबंध वाचकता प्रकट करने वाले प्रत्यय जिसके कारण मेरे शब्द बना है, हाँ, और जिसके कारण इसका अर्थ है मैं का। यानी कि मेरे का मतलब क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति आई ना, तो मैं का मतलब ऐसा ले सकते हैं, जैसे राम का, हाँ राम का ले सकते हैं, मैं का थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, दोनों मिले जुले हैं। संस्कृत का एक वाक्य है, रामः हस्तेन धनम ददाति। यहाँ राम हाथ से धन देता है। ले, इसमें राम अर्थ तत्व है, आह जो संबंध तत्व है, हस्त अर्थ तत्व है, एन संबंध तत्व है, धन अर्थ तत्व है, अम संबंध तत्व है, दा देना अर्थ तत्व है, और ती उसमें जो प्रत्यय लगा वो क्या हो गया, संबंध तत्व हो गया।
तो इन अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग होता है। वैसे हिंदी के अंदर में भी योग होता है। ऐसी बहुत मतलब यह है कि बहुत सी भाषाएं जो है योगात्मक होती हैं। अब योगात्मक भाषाओं में भी देखिए, योगात्मक भाषाओं को योग की प्रकृति के आधार पर 3 वर्गों में रखा गया। प्रश्लिष्ट योगात्मक, जिसे इनकॉर्पोरेटिंग बोलते हैं, अश्लिष्ट योगात्मक और श्लिष्ट योगात्मक। अभी हम लोग जो ऊपर देख रहे थे ना वर्गीकरण, हाँ जी गुरुजी। ये जो चार्ट देखा था मैंने, अभी इसमें ये भाषाओं का नाम नहीं लिया, केवल नाम पढ़ दिए, क्योंकि अभी एक बार हम नीचे पढ़ ले, उसके बाद फिर ऊपर आएंगे ना तो अच्छे से हमें स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। और वो जो आपने प्राकृत के बारे में पूछा था प्रश्न, वो भी आपको यहीं पे स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप खुद बोल दोगे। अश्लिष्ट योगात्मक, ये सिंपल ये क्या एग्लूटिनेटिव, एग्लूटिनेटिव, ठीक है। अश्लिष्ट योगात्मक, इन्फाइएक्टिंग, ये ऐसा है श्लिष्ट योगात्मक, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फिएक्टिंग, ऐसे। ये 3 प्रकार की जो है इसमें प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कैसी होती है? अब देखिए, प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व तथा अर्थ तत्व का योग इतना मिला जुला रहता है कि उन्हें अलग अलग ना तो पहचाना जा सकता है और ना एक दूसरे से अलग किया जा सकता, अलग ही किया जा सकता। जैसे संस्कृत में ऋतु, आर्तव, शिशु, शैशव। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के भी 2 भेद किए गए हैं। एक में योग पूर्ण रहता है, दूसरे में योग आंशिक या अपूर्ण रहता है। अब ये देखिए, प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं का मतलब क्या हुआ, हम जिसमें ऐसा बोल सकते हैं कि वो अर्थ तत्व और संबंध तत्व इतना मिला जुला रहता है, जैसे आप दूध में पानी मिला दिया, दूध में पानी मिला दिया तो आप या तो मतलब अलग अलग नहीं कर सकते हो आप उसको, ठीक है। वो एक दूसरे से इतने मिल गए, इतने घुल मिल गए कि अब वो उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यही होता है दूध, ऐसा आप समझ सकते हो दूध पानी का उदाहरण, यहाँ पे ये ले लो। हाँ, क्षीर नीरवत, बिल्कुल सही है, क्षीर नीरवत। हाँ, तो ये हो गया आपका प्रश्लिष्ट योगात्मक का। अब इसमें 2 फिर प्रश्लिष्ट योगात्मक में भी 2 उसका भेद कर दिया। एक तो पूर्णतया प्रश्लिष्ट, दूसरा हो गया आपका आंशिक प्रश्लिष्ट, ठीक है। पूर्ण प्रश्लिष्ट अब देखिए कैसा, इन भाषाओं में संबंध तत्व और अर्थ तत्व का इतना योग होता है, मतलब योग इतना पूर्ण रहता है, पूरा वाक्य लगभग एक ही शब्द बन जाता है, मतलब पूरा वाक्य ही लगभग एक ही शब्द बन जाता है। इस प्रकार की भाषा, मतलब इस प्रकार के भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वाक्य में पूरे शब्द नहीं आते, बल्कि उनका कुछ अंश छूट जाता है और इस प्रकार आधे आधे शब्दों के संयोग से बना हुआ लंबा सा शब्द ही वाक्य हो जाता है। ग्रीनलैंड और अमेरिका के मूल निवासियों की भाषाएं इस प्रकार की है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका की चेरोकी भाषा। कौन सी भाषा है? चेरोकी भाषा। नातेन लाओ, अमुखोल नाव, निन हम, ये है ऐसा। इन शब्दों से वाक्य बनाने में शब्द अपना थोड़ा थोड़ा अंश छोड़कर ऐसे मिलते हैं कि बड़ा सा शब्द बन जाता है, जैसे नाओलिनिन। हाँ, नाओलिनिन। अब ये नाओलिनिन बनाया, इसमें क्या हुआ, हमारे पास नाव लाओ। अब नातेन का आ गया, ना ले लिया। हाँ, और यहाँ पे अमु खोल है ना, अमु खोल, तो अमु खोल का क्या ले लिया, खोल ले लिया, खोल ले लिया, नाखो लिन बन गया, नाखो। और निन है, खोल निन में इन मिला दिया, तो ऐसे करके इन्होंने नाखो लिनिन बना दिया। अब इसमें से इन तीनों शब्दों में से एक एक कुछ कुछ लेकर के हमारे पास नाव लाओ।
ये एक ही शब्द का पूरा एक वाक्य बन गया। ठीक है, इस प्रकार का जो हमारा पूर्ण प्रश्लिष्ट वाक्य होता है वो पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषा होती है। वो ग्रीनलैंड हो गए और कुछ अमेरिका के जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को ऐसे ही पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार ग्रीनलैंड की भाषा में भी है, देखिए अल औ लिसर मछली मारना, पेक्षतोर किसी काम में लगना, पिन्ने पिन्ने नु अपों वह शीघ्रता करता है। ठीक है, इन तीनों शब्दों से मिला करके औली सरी अतो रसु अर्पोक वह मछली मारने के लिए जल्दी करता है। अब ये पूरा एक शब्द बन गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, वो मछली मारने के लिए जल्दी करता है। तो ये अब इसको अलग अलग तो किया नहीं जा सकता है, तो इसीलिए पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषा होती है। अब तो हमारी अभी पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषाओं में कौन कौन सी मिल गई? पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषा में हमारी हो गई ग्रीनलैंड की भाषा और चेरोकी भाषा। ये दो भाषाएं महत्वपूर्ण है, और भी भाषाएं होती होंगी पर ये दो भाषा। उसके बाद आते हैं आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। इन भाषाओं में सर्वनाम तथा क्रियाओं का ऐसा सम्मिश्रण हो जाता है कि क्रिया अस्तित्वहीन होकर सर्वनाम की पूरक हो जाती है। पेरिनीज पर्वत के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली भाषा बास्क कुछ अंश में आपकी प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। इसके दो उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं, जैसे दकार कियोत मैं इसे उसके पास ले जाता हूँ, नकारशु तू मुझे ले जाता है, हकारत मैं तुझे ले जाता हूँ। अब इन वाक्यों में केवल सर्वनाम और क्रियाएं हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वनाम मैं है ना, मैं इसे उसके पास ले जाता हूँ, तू मुझे ले जाता है, मैं तुझे ले जाता हूँ। पूर्ण प्रश्लिष्ट की भांति आंशिक प्रश्लिष्ट में संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय आदि सभी का योग संभव नहीं होता। ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषाओं में भी इनके कुछ उदाहरण नहीं पता, इनके कुछ उदाहरण मिले जाते हैं। जैसे गुजराती में मैं कहूँ ले मैं कहूँ जे का मकुंजे मैंने वह कहा। गुजराती है क्या कोई आप लोगों में से? नहीं है। चलिए, मेरठ की बोली में उसने कहा, उनने कहा, ये तो उनने का तो बहुत मेरठ वगैरह में चलता है। हाँ, ऐसे तो उसमें क्या करते हैं, क्रिया को मिला देते हैं, विशेषण को मिला देते हैं, सर्वनाम को मिला देते हैं। इस प्रकार से आंशिक प्रश्लिष्ट उदाहरण मिलती है। अंग्रेजी, बंगला, फ्रेंच, भोजपुरी, ये सब बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं जो आंशिक प्रश्लिष्ट में आती हैं। बांटू भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। तो ये आपके इसमें कौन कौन सी आंशिक प्रश्लिष्ट की भाषा में देखिए, आपका यहाँ पर अश्लिष्ट योगात्मक, अच्छा अब अश्लिष्ट योगात्मक आया। अभी आंशिक प्रश्लिष्ट के अंदर में बांटू भाषा हो गई और बास्क भाषा हो गई, ये दो भाषा। पूर्ण प्रश्लिष्ट में चेरोकी और ग्रीनलैंड, इसमें हो गई बांटू और बास्क भाषा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हरिओम, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर। अब आते हैं हम लोग अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं। ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कारण क्यों? क्योंकि संस्कृत भी है एक अश्लिष्ट योगात्मक है। अश्लिष्ट है या श्लिष्ट है? श्लिष्ट है सर, श्लिष्ट। हाँ बिल्कुल सही, ये अश्लिष्ट नहीं है, श्लिष्ट है। मैं थोड़ा सा श्लिष्ट योगात्मक। हाँ, तो अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व अर्थ तत्व से इस प्रकार जुड़ा रहता है कि वो तिल तंडुलवत दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखते हैं। तिल और तंडुल, तिल जानते हो, तिल जानते होगे आप, मकर संक्रांति वगैरह के पर्व के समय में हमारे यहाँ पर उसको बिहार के अंदर में तिलवा वगैरह बनता है।
हाँ, कभी छोटे छोटे बनते हैं। हाँ, वो तिल का बनता है और आपका छोटा मतलब छोटे छोटे होते हैं तिल, सफेद कलर तिलवा के। सर। हाँ, तिल के लड्डू भी, हाँ वही तिल के लड्डुओं को तिलवा बोला जाता है हमारे यहाँ। और तो ये काले कलर के भी होते हैं और सफेद कलर के भी होते हैं। तो सफेद कलर का जो होता है तिल, तिल जो होता है वो आपका क्या होता है, तिल और तंडुल दोनों को अगर मिला दोगे, सफेद ही रहते हैं, तब भी हमें पता लगता रहेगा, देखते ही हमें पता लग जाएगा ये तिल है, ये तंडुल है। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है अश्लिष्ट योगात्मक, तिल तंडुलवत। इस प्रकार की भाषा हिंदी इस प्रकार की भाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी इस प्रकार की भाषा नहीं है, पर उसमें से समझने के लिए कुछ उदाहरण लिए जा रहे हैं, जैसे सुंदरता, सुंदर अलग है, ता अलग है। जैसे मैं अलग है, ते ने अलग है। करेगा, करे अलग है, गा अलग है। तो ये इस प्रकार का उदाहरण है, परंतु हिंदी ऐसी भाषा नहीं है। ठीक है, ये रखना। इन सभी में दोनों दोनों तत्व, अर्थ तत्व और संबंध तत्व स्पष्टतः दिखलाई पड़ता है। अब देखिए, इसी के आधार पर क्या हुआ, हमारा अर्थ तत्व और संबंध तत्व स्पष्टतः दिखलाई देता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको फिर चार भागों में बांट दिया। चार भागों में कौन कौन से बांट दिया, देखिए, पूर्व योगात्मक। पूर्व योगात्मक में मतलब क्या है, प्रीफिक्स, एग्लूटिनेटिव, एग्लूटिनेटिव जो भाषा है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसे बोलते हैं हम, उपसर्ग को। आप इंग्लिश में जानते ही होंगे, प्रीफिक्स बोलते हैं हम उपसर्ग को, और प्रत्यय को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, सफिक्स। हाँ सफिक्स, सफिक्स बोलते हैं, बिल्कुल सही। सफिक्स, हाँ बिल्कुल सही। सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स जो है, यानी कि आपका प्रत्यय, तो इसमें जो है पूर्व प्रत्यय प्रधान है, यानी कि पूर्व योगात्मक जो उपसर्ग प्रधान बोल सकते हैं। ठीक है, इन भाषाओं में प्रत्यय के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग होता है। इस शब्द वाक्य के अंतर्गत बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। शब्दों की रूप रचना में संबद्ध तत्व केवल आरंभ में लगता है, इसी कारण ये पूर्व योगात्मक कही जाती है। अफ्रीका की बांटू भाषाओं में यह विशेषताएं मिलती हैं। अभी हमने देखा था, ऊपर में बांटू भाषा मैंने लिखा था, ये देखिए। हाँ, वही ऐसा है कि यहाँ पे भी भाषा, जैसे बांटू परिवार की भाषा है, जैसे जुलू भाषा, जुलू भाषा है। जुलू भाषा, उसमें क्या, उमू एक वचन का चिन्ह, अब बहुवचन का चिन्ह, तू आदमी, मुंगा से, इनके योग से शब्द बना उमंतु एक आदमी, अवंतु कई आदमी, अनगुमंतु आदमी से, अवंतु आदमियों से। ऐसे मतलब क्या है, पहले प्रयोग करना। अच्छा, एक अफ्रीका के ही उसके ऊपर में आई थी एक मूवी थी, उसका नाम क्या था, उबंतु। उबंतु, उबंतु का मतलब हुआ सब लोग मिल करके चले, उबंटू बंटू। ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन सभी उदाहरणों में योग, नी, अमु या अब आदि संबंध तत्व है। आरंभ में है, इसी प्रकार काफिर भाषा में भी है। अभी आप परसों के एग्जाम में एक काफिर का उदाहरण दिया हुआ था। हाँ, वो काफिर लेकिन दूसरी चीज में था। तो आप जानते होंगे एक वर्गीकरण और होता है उसमें, आपका ये कैंटुम वर्ग और सतम वर्ग। कैंटुम वर्ग और सतम वर्ग ये भी इंपॉर्टेंट वर्ग वर्गीकरण है, तो वो हम लोग देखेंगे आगे पारिवारिक वर्गीकरण के बाद। कु संप्रदान कारक के चिन्ह है, ती हम है, नी उन, कुती हमको, कुनी उनको, ऐसा। जुलू, जुलू एक वाक्य भी देखा जा सकता है, ऊपर अब ये सब जुलू में एक वाक्य देखा गया ना हमने। तो इसमें जो भाषा मिली हमें, यानी कि पूर्व योगात्मक भाषा के अंदर में जो पूर्व योगात्मक बोला है, इसके अंदर में हमें एक तो जुलू भाषा मिली, और आपकी जुलू के बाद में दूसरी भाषा है काफिर। तो इसमें जुलू
और काफी। ठीक है, याद रखिएगा, पहला हो गया हमारा ये प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट के अंदर में आया हमारा पूर्ण प्रश्लिष्ट। पूर्ण प्रश्लिष्ट के अंदर में ग्रीनलैंड और आपका ये ग्रीनलैंड और साथ में उसकी कौन सी भाषा थी? बास्क। हाँ, बास्क। और इसके अंदर में आया हमारा बांटू। बांटू और बांडू, ये है ना हमारा आंशिक प्रश्लिष्ट। आंशिक प्रश्लिष्ट के अंदर में हमारे थे ये पूर्ण प्रश्लिष्ट। देखिए, बास्क नहीं है, चेरोकी और ग्रीनलैंड है। चेरोकी और ग्रीनलैंड था सर वो। हाँ वही तो, बास्क नहीं था। बांटू और बास्क जो है आंशिक प्रश्लिष्ट। ठीक है, और इसके बाद में हमारा जो ये है ऑस्लिष्ट। ऑस्लिष्ट के अंदर में हमारा जुलू और काफी पूर्व योगात्मक है। उसके बाद में हम आते हैं मध्य योगात्मक। मध्य योगात्मक या अंतः प्रत्यय प्रत्यय प्रधान, इसे इसे बोला जाता है। मध्य क्या होता है, देखिए बीच वाला, अब हमारा हो गया शुरू, मतलब प्रारंभ का उपसर्ग हो गया, बीच का हो गया, अंत का हो जाएगा, फिर पूर्वांत कर देंगे, ऐसे 4 विभाग कर देंगे। अब इसमें देखिए इनफिक्स, एग्लूटिनेटिव, हाँ इसके उदाहरण भारत की तथा हिंद महासागर के द्वीपों से लेकर अफ्रीका के समीप के मेडागास्कर आदि द्वीपों तक फैली भाषाओं में मिलती है। इनमें प्रायः शब्द 2 अक्षरों के होते हैं, जैसा कि नाम मध्य योगात्मक से स्पष्ट है। संबंध तत्व दोनों अक्षरों के बीच में रखे जाते हैं, जैसे मुंडा कुल की संथाली भाषा। संथाली भाषा मंझी, मंझी मतलब होता है मुखिया। प बहुवचन का प्रयोग है, तो मपंजी मुखिया लोग। ठीक है, प जो है बहुवचन का है तो मपंजी बना दिया तो मुखिया लोग हो गए, बहुत सारे मुखिया लोग। यहाँ प बीच में जोड़ा गया। इसी प्रकार दल, दल मतलब मारना। दपल, दपल मतलब परस्पर मारना। ठीक है, तो बीच में जोड़ा जाता है। तो ये हमारी संथाली भाषा जो है वो इस प्रकार की भाषा है, मध्य योगात्मक भाषा है। अपवाद स्वरूप मध्य योगात्मक में बंटू परिवार के बंटू भाषा में से भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे सी तंदा, हम प्यार करते हैं। सी मतंदा, हम उसे प्यार करते हैं। सी ब तंदा, हम उन्हें प्यार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्हें बहुवचन में लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार तुर्की में भी कुछ लोग योग के उदाहरण देते हैं, मध्य योग के उदाहरण देते हैं। सेव मेक, प्यार करना। सेव इन मेक, अपने को प्यार करना। सेव इल मेक, प्यार किया जाना। तो इस प्रकार बीच में जो प्रयोग होता है उसमें ये सारे मतलब मिलते हैं। तो इसमें देखोगे तुर्की भाषा है, संथाली भाषा है और बंटू परिवार की कुछ भाषा है, बंटू परिवार की। ठीक है, तो ग्रीनलैंड चेरोकी पूर्ण प्रश्लिष्ट, बांटू बास्क आंशिक प्रश्लिष्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पे था क्या हमारा, जो पूर्व योगात्मक के अंदर में था हमारा जुलू और काफिर। हाँ, काफिर। जुलू ये हमारा हो गया, और इधर क्या है तुर्की और संथाली। उसके बाद पूर्वांत योगात्मक, इस श्रेणी की भाषाओं में संबंध तत्व अर्थ तत्व के आगे और पीछे दोनों जगहों पर लगते हैं, इसीलिए बोला जाता है पूर्व और अंत, इसीलिए इन्हें पूर्वांत कहा जाता है। न्यू गिनी, न्यू गिनी की मकोर भाषा, पपुआ न्यू गिनी है ना, पपुआ न्यू गिनी ऐसा है, यहाँ पे है हमारा, तो उसकी ये मकोर भाषा है। मनफ, मनफ मतलब सुनना। जमनफ, जमनफ और ऊ आ गया, मतलब आगे ज लगा दिया बाद में ऊ लगा दिया। मैं तेरी बात सुनता हूं, यहाँ पूर्व में ज और बाद में ऊ जोड़ा गया है। तो ये मध्य योगात्मक या पूर्व योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक के नहीं, मध्य योगात्मक तो बीच वाला था, ये पूर्वांत योगात्मक हुआ। कई भाषाओं के साथ साथ भी उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि पूर्वांत योगात्मक में क्या है, पूर्व और अंत में जोड़ने वाला,
मध्य योगात्मक में क्या है, बीच में जोड़ने वाला, पूर्वांत अंत में वो रहते हैं। तो इन दोनों के मतलब एक साथ भी कई उदाहरण मिल जाते हैं, ठीक है, कई भाषाओं में एक साथ मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ये इसकी कौन सी भाषा हुई, मकोर भाषा, ठीक है। फिर उसके बाद अंत योगात्मक भाषा। अंत योगात्मक या पर प्रत्यय प्रधान। पर प्रत्यय प्रधान आप मैंने पहले भी पूछा था, सफिक्स अग्लूटिनेटिव, ठीक है। इस वर्ग की भाषाओं में संबंध तो केवल अंत में जोड़ा जाता है। हाँ, यूराल अल्टाइक तथा द्रविड़ परिवार की भाषाएं, यहाँ पर कुछ अंश है। हाँ, जैसे एब, एब मतलब घर, एबलेर कई घर, एबलर एबलेर इम मेरे घर। अब कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ भाषा में सेवक, सेवक शब्द का बहुवचन में विभिन्न कारकों में रूप देखिए, कर्ता कारक में सेवक रूप, हाँ, तो कर्म कारक में सेवर रन्नु, सेवक रन्नु, कर्म कारक में सेवक रिंदा, संप्रदान कारक में सेवक रिगरे, रिरे या रिगे। ऐसे कन्नड़ भाषा ना आनी चाहिए, कन्नड़ भाषा नहीं आती है ना तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसी प्रकार हंगरी की भाषा में भी है, जार बंद करना, जारत बंद करवाता है, जारत गत अधिकतर बंद करवाना है। ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये है अंत, मतलब ये आपका अंत योगात्मक भाषा हो गई या पर प्रत्यय प्रधान। तो इसमें कौन कौन सी भाषा है, तुर्की है, कन्नड़ है, हंगरी है, ठीक है। गुरुजी एक सेकंड, हाँ हाँ बोलिए। ये जो आपने मध्य योगात्मक में भी तो लिखवाई है ना, संथाली और तुर्की, क्या उसमें भी आएगी तुर्की मध्य योगात्मक में? देखो कैसा है, जो ये भाषाओं का नाम लिखवा रहा हूं ना मैं, हाँ जी, इसमें जैसे आप मान लो अभी इन्होंने एक उदाहरण दिया था, हिंदी भाषा वैसी नहीं है परंतु सुंदरता दे रखा है, कुछ शब्द मिलते हैं। अब ये कोई ऐसा है कि ये जो है कोई पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि यही नियम लगेगा। अब भाषाओं के अंदर में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं तो वो जो नियम से अलग चलते हैं, तो वही है, इसी के आधार पर ये जो तुर्की भाषा है वो यहाँ पर भी आ सकती है, वहां पर भी आ सकती है, ठीक है। हाँ जी। नहीं नहीं, जैसे अंत योगात्मक में पूछ लिया जाए तो फिर इसमें तुर्की आएगा, या मतलब अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो? हाँ तुर्की, अगर तुर्की दे ठीक रखा है है तो गुरुजी, आप तुर्की कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तुर्की इससे पहले भी मैंने बताया ना, कहाँ पे बताया, मध्य योगात्मक में बताया क्या। हाँ जी, मध्य में बताया था गुरुजी आप। जुलू भाषा ये है, पूर्व योगात्मक, नहीं ये पूर्ण प्रश्लिष्ट नहीं, यहाँ पे ग्रीनलैंड हो गया, फिर उसके आंशिक प्रश्लिष्ट इसमें आया, पूर्व योगात्मक के अंदर में जुलू और काफिर है, मध्य योगात्मक के अंदर ही है तुर्की, संथाली और बंटू परिवार की भाषा है। फिर मकोर भाषा हो गई पूर्वांत योगात्मक में, और इसमें तुर्की, कन्नड़ और हंगरी की भाषा हो गई। आंशिक योगात्मक है, ईशत प्रत्यय प्रधान है, ईशत मतलब बोलते हैं कुछ, ठीक है। इसमें योगात्मक भाषा के शाखा के जी जी, अश्लिष्ट वर्ग की अंतिम उपशाखा आंशिक योगात्मक भाषाओं की है, और इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। सर 1 मिनट माफ करेंगे, थोड़ा मैं ये बोलना चाह रही थी, अंत योगात्मक में तुर्की भाषा आएगा। ये जो पूछ रहे हैं ना, ये शायद संतोष जी है, पता नहीं कौन है। हाँ 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 वही है। अंत योगात्मक कंफर्म वो है, अंत योगात्मक में तुर्की भाषा आएगी, पूर्व हम्म। योगात्मक में काफिर भाषा आएगी, और मध्य योगात्मक में संथाली भाषा आएगी, पूर्वांत योगात्मक में मकोर भाषा आती है। हम्म। ये 4 ही पूछे जाते हैं, तो आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, या सर बता ही रहे हैं तो मैंने कंफर्म कर दिया। हाँ नहीं बिल्कुल, अंत योगात्मक में तुर्की भाषा। हाँ नहीं ये तो बिल्कुल है, अभी चार जो है वो तो नाम तो है ही, जैसे ऊपर में जी सारे नाम। नहीं, यहाँ इस पुस्तक में सर
थोड़ा कंफ्यूजियस है ये ना, थोड़ा डिटेल से दिया गया है इसलिए। हाँ, डिटेल से मैं इसीलिए ये यहाँ पे 2-3 नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक हाँ, बात हाँ। बताऊँ कि मेरा ये है, ये देखिए यहाँ पर एक-एक जो नाम दिए हुए हैं ना, इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं ग्रीनलैंडी भाषा। हाँ, ये तो सर ठीक है, क्लियर है ये तो। हाँ, तो वही चीजें अंत योगात्मक में ही तुर्की भाषा दी हुई है। परंतु हाँ, क्या हाँ। है कि जब कभी भी देखिए समझने के लिए ये मैंने बताया है कि 2-2 3-3 भाषाएं लेकर के चलते हैं। दिमाग में अगर मतलब याद रखना नहीं है, पर कैसा है अगर वहां पे एग्जाम में ऑप्शन आया तो कभी क्लिक कर गया, इसीलिए मैं ये डिटेल में करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि समझ में ऐसे करके मैं बता करके निकल जाऊंगा, फिर वहां पे पता चले कि वहां पे कंफ्यूजन बहुत होता है। इसमें बहुत बार हम लोग भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हमें कंफ्यूजन रहता है कि पूर्व योगात्मक है या अंत योगात्मक है। अभी इस बार जो पूछा था एग्जाम के अंदर में, क्या पूछा था, यूरोप एशिया की भाषा कौन सी। अच्छा, यूरेशियाई खंड की भाषा। हाँ, यूरेशियाई खंड की भाषा। अब उसमें क्या था, 4 ऑप्शन थे। जी। आर्माइनी भाषा, हम्म। हामी भाषा, सामी भाषा, बांटू भाषा, द्राविड़ भाषा। नहीं, अच्छा सर। ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलियाई, हाँ, बांटू, आर्माइक और द्राविड़ परिवार। अच्छा सर। हाँ, तो अब ये क्या हो गया कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए। हामी है, हामी सामी देख रहे हो, ये भी अभी जो ऑप्शन आंसर दिया है हामी सामी नहीं है। आंसर इसका क्या है, इसका आंसर जो है द्रविड़ परिवार। द्रविड़ भाषा। क्योंकि हम क्या समझते हैं, भारोपीय केवल समझ लेते हैं, लेकिन यूरोप एशिया के अंदर में 9 भाषा खंड आते हैं, तो वो चीजें कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा करा रहा हूं। बाकी तुर्की भाषा जो है वो अंत योगात्मक में ही है। हाँ, लेकिन कैसा होता है ना, कुछ अंश जो उसके मिलते हैं वहां पे भी मिलते हैं, कुछ अंश यहाँ पे भी मिलेंगे, लेकिन मूलतः देखा जाए तो वो तुर्की भाषा के अंदर है। ठीक है, आगे आते हैं हमारा श्लिष्ट योगात्मक भाषा। आंशिक इसमें आपका इसका जो भाषा का उदाहरण मिलता है आपका जापानी, न्यूजीलैंड, हवाई द्वीप, इन सब की भाषा, इन सब की भाषाएं हैं आंशिक योगात्मक भाषा। ठीक है, बास्क, हौसा, ये सारी भाषाएं। अब श्लिष्ट योगात्मक आते हैं। श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व को जोड़ने के कारण अर्थ तत्व वाले भाग में कुछ विकार पैदा होता है, परंतु संबंध तत्व को की झलक अलग ही महसूस होती है। रूप विकृत हो जाने पर भी संबंध तत्व छिपा नहीं रहता। जैसे अरबों में कतल, कतल, कतल मतलब मारना। ठीक है, हाँ, धातु से कतल खून करना, कातिल मारने वाला, कित्ल शत्रु, यक्तुलु वह मारता है। तो ये इतने सारे शब्द बन जाते हैं अरबी भाषा। हाँ, अरबी भाषा भी यही है। इसी प्रकार संस्कृत में वेद, नीति, इतिहास, भूगोल, वैदिक, नैतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, ये आदि संस्कृत के उदाहरणों में स्पष्ट है कि अंत में एक लगा है, पर साथ ही आरंभ के वे, नी, ई तथा भू में विकार आ गया है। जैसे आप देखोगे वेद में वैदिक बन गया, वेद से, नीति से नैतिक बन गया, हाँ, इतिहास से ऐतिहासिक बन गया, भूगोल से भौगोलिक बन गया, ये सारे। अच्छा, ये सारे के सारे जो प्रत्यय हैं किस प्रत्यय के उदाहरण हैं, कोई बता सकता है किस प्रकार के सर इक प्रत्यय, भौगोलिक इक प्रत्यय तो है, कैसा प्रत्यय है एक? सर ये तद्धित, हाँ, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। हाँ, तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमें थोड़ी छोटी मोटी, जैसे आप मान लो भौगोलिक ऐसा प्रश्न पूछ करके पूछ लिया आपसे इसका क्या बनेगा, या भूगोल धन एक डाल करके उसमें क्या बनेगा। तो तद्धित प्रत्ययों में ज्यादातर जो होता है, हमने पढ़ेंगे व्याकरण तब मैं बताऊंगा, आदि वृद्धि होती है, आदि वृद्धि, क्योंकि उसके अंदर में तद्धितेषु चाम आदे सूत्र लगता है, और एक और सूत्र भी लगता है। ज्यादातर सूत्र जो तद्धितेषु अचाम आदे, बस ये सूत्र लगता है ज्यादातर जगहों पर।
चलिए, श्रेष्ठ योगात्मक भाषाओं के भी दो उपवर्ग किए जाते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। यह विभाजन बहुत समीचीन नहीं है, पर पूर्णतया ना पूर्णतया लागू ही होता है, किंतु आंशिक रूप से इसकी सत्यता अस्वीकार नहीं की जाती। अंतर्मुखी संश्लिष्ट, अब देखिए अंतर्मुखी संश्लिष्ट में क्या है, इस विभाग के जो इस विभाग को भाषाओं में जोड़े हुए भाग मूल अर्थ तत्व के बीच में बिल्कुल घुल मिल कर रहते हैं, जैसे सेमेटिक कुल की भाषाएं इसी विभाग के उदाहरण है। अरबी भाषा इसके लिए उदाहरण स्वरूप ली जाती है। अरबी में धातु प्रायः 3 व्यंजनों को की चुलासी होती है। संबंध तो प्रधानतः स्वर होता है, जो व्यंजनों के साथ घुल मिल करके होता है रहता है, जैसे क त ब, हाँ को लेते हैं, हाँ जिसका लिखना आता है। अब वही कातिब बन गया तो लिखने वाला, किताब बन गया तो जो लिखा हुआ है। हम लोग बहुत बार प्रयोग करते हैं ना, मेरी किताब कहाँ है, तो किताब अरबी शब्द है। अब कैसे बन गया, क त ब धातु से बन गया। कुतुब तो बहुत सी किताबें, अच्छा तो कुतुब मीनार है तो वो बहुत सी किताबों का मीनार है क्या, ऐसा। चलिए मजाक कर रहा हूँ, ये कुतुब मीनार अलग है, दिल्ली में ही है। क त ब व्यंजन तीनों में है, पर बीच बीच में विभिन्न स्वरों से आने से अर्थ बदलता है इसमें। अब अंतर्मुखी जिसमें देखिए संयोगात्मक भी होगा और वियोगात्मक भी होगा। अरबी आदि सेमेटिक भाषाओं का पुराना रूप संयोगात्मक है। शब्दों में अलग से सहायक संबंध तत्व लगाने की आवश्यकता नहीं थी। वियोगात्मक में क्या होता है, आज इन भाषाओं में शब्द साधारणतः बनते तो उसी प्रकार से हैं, उसी प्रकार है, पर वाक्य की दृष्टि में वियोगात्मक आ जाता है, क्योंकि सहायक शब्दों की आवश्यकता होती है। बाद की हिब्रू भाषा या विशेष रूप में दिखाई देती है। हिब्रू भाषा के बारे में आपने लोगों ने बहुत सुना होगा। हिब्रू भाषा बहुत वर्षों तक ये आपकी मृत प्रायः भाषा थी, परंतु अब बहुत वर्षों के बाद में ये क्या हो गई, जीवित हुई, और लोगों ने इसे क्या किया, इसको मतलब बाद में बहुत से लोगों ने प्रयोग किया। अभी बहुत चलती है ये हिब्रू भाषा। बहिर्मुखी श्लिष्ट क्या है, इस विभाग की भाषाओं में जोड़े हुए भाग प्रधानतः मूल भाग अर्थ तत्व के बाद आते हैं। जैसे संस्कृत में गम धातु से गच्छ, अ अंति,